काफी हजारों की तादाद में, लाखों की तादाद में जेलों में लोग गए, चाहे वो समाज सेवी हों, राजनेता हों। और अगर चंडीगढ़ की बात की जाए तो चंडीगढ़ में भी वो आपातकाल का दौर देखने वाले काफी लोग थे और उनमें से एक थे चंडीगढ़ के पूर्व सांसद और अभी भारत सरकार के एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया सत्यपाल जैन। जैन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जैन साहब बहुत बहुत स्वागत पहले तो आपका। जब मैं कहता हूं कि 25 जून 1975 को आपातकाल लगा, मुझे याद है कि आपकी उम्र 23 साल के करीब थी और आपने पीयू में प्रोटेस्ट किया था और उसके बाद अगले जो आपके 6 महीने थे जिंदगी के, वो बहुत भयावह रहे थे। ऐसा 26 जून 1975 को रात के समय इमरजेंसी लगी थी, जो 26 जून सुबह मालूम हुई थी। हुआ यह था कि 12 जून 1975 को इलाहाबाद के जस्टिस जगमोहन लाल सिन्हा ने श्रीमती इंदिरा गांधी का जो रायबरेली से लोकसभा का चुनाव था वो रद्द कर दिया। तो सारे देश में, कांग्रेस के अंदर भी, कांग्रेस के बाहर भी ये मांग उठने लगी कि क्योंकि आपका चुनाव रद्द हो गया है, इसलिए श्रीमती इंदिरा गांधी को त्यागपत्र देना चाहिए। इंदिरा जी को डर हो गया कि अगर मैंने त्यागपत्र दे दिया और प्रधानमंत्री मेरी जगह कोई और बन गया तो फिर दोबारा कोई मुझे आने देगा नहीं। तो उन्होंने लोकतंत्र का सम्मान करके त्यागपत्र देने की बजाय उन्होंने रास्ते ढूंढने शुरू किए कि किसी तरीके से मैं त्यागपत्र भी ना दूं, ये आंदोलन भी दब जाए और मैं हमेशा के लिए अमर हो जाऊं सत्ता में, मेरी कुर्सी हमेशा के लिए बच जाए। तो उन्होंने श्री सिद्धार्थ शंकर रे से सलाह करने के बाद 75 में रात को 25 जून की रात को इमरजेंसी लगाने की सिफारिश की। और इमरजेंसी लगाने की सिफारिश हमेशा कैबिनेट करती है, ये कैबिनेट से उन्होंने निर्णय नहीं करवाया, उनको डर था भी कैबिनेट नहीं मानेगी। तो उन्होंने रात को राष्ट्रपति जी के पास जाके इमरजेंसी लगवाई। फखरुद्दीन अली अहमद उस समय राष्ट्रपति थे और वो इमरजेंसी लागू हो गई। तो मुझे याद है, मैं उस समय 23 साल का था। पंजाब यूनिवर्सिटी की जो स्टूडेंट काउंसिल है उसका चुनाव हुआ, जनरल सेक्रेटरी था। तो छात्र आंदोलन चल रहा था सारे देश में, जयप्रकाश नारायण जी उसका नेतृत्व कर रहे थे। वो पंजाब में मोगा में, लुधियाना में कई रैलियों में आए थे, मैं उन सब रैलियों में गया था। तो वो आंदोलन को कुचलने के लिए फिर श्रीमती इंदिरा गांधी ने जहां पॉलिटिकल लीडरों को गिरफ्तार किया, उसके साथ साथ छात्र नेताओं को भी गिरफ्तारी का आदेश दिया। और जो गिरफ्तार किए गए उनमें सिर्फ अपोजिशन के लोग नहीं थे, श्री लाल कृष्ण अडवाणी, श्री वाजपेयी जी, प्रकाश सिंह बादल, गुरचरण सिंह तोड़ा, जगदेव सिंह तलवंडी, सिर्फ यही लोग नहीं थे, कांग्रेस के लोग भी शामिल थे। चंद्रशेखर उनका विरोध कर रहे थे, उनको भी गिरफ्तार किया गया। कृष्णकांत को गिरफ्तार किया गया, रामधन को गिरफ्तार किया गया। जो इंदिरा गांधी का विरोधी था, चाहे कांग्रेस में था चाहे कांग्रेस के बाहर था, उन सबको पकड़ के जेल के अंदर डाल दिया गया। चंडीगढ़ में जो ही इमरजेंसी लगी 26 जून को, उन दिनों टीवी नहीं होता था, मोबाइल नहीं होते थे, एसएमएस नहीं होता था, लैंडलाइन फोन से मैसेज आता था। वो भी पहले ट्रंक कॉल बुक कराओ, फिर ट्रंक कॉल मिले, कब बात हो। खरड़ चंडीगढ़ भी बात करनी होती थी तो ट्रंक कॉल बुक करवानी पड़ती थी। तो सुबह फिर जहां गिरफ्तारियां शुरू हुई, रात को शुरू हो गई थी गिरफ्तारियां, 2, 2:30 बजे, 3 बजे पुलिस ने गिरफ्तारियां शुरू कर दी थी। तो फिर लोगों ने 6-7 बजे, क्योंकि गर्मियों के दिन थे, ट्रंक कॉल करके सब जगह ये संदेश देना शुरू किया कि बाकी सब देखेंगे बाद में क्या हो रहा है, पर फिलहाल गिरफ्तारी से बचो, आगे पीछे हो जाओ ताकि आप गिरफ्तार ना हो, अंडरग्राउंड हो जाओ, आप आगे पीछे हो जाओ, बाकी बाद में देखेंगे। तो मैं भी, मैसेज मिल गया मेरे को, तो मैं गिरफ्तार। मैं चंडीगढ़ थे, खरड़ मैं चंडीगढ़ में था। तो उसके बाद मैं आसे पासे हो गया, लेकिन फिर जुलाई के पहले हफ्ते में मेरी एडमिशन थी लॉ डिपार्टमेंट में। लॉ में मैंने एमए किया था, बीए ऑनर्स किया था पॉलिटिकल साइंस के साथ। तो मैं जब एडमिशन लेने गया डिपार्टमेंट में, तो एडमिशन में अंदर गया तो बोर्ड ने, मैं गया, नहीं हम आपको एडमिशन नहीं दे सकते। मैंने कहा जी आपकी मर्जी, मेरा नंबर तो मेरिट पे है। नहीं ये है, वो है, फलाना है, चलिए। जो ही मैं बाहर निकला तो मुझे गिरफ्तार कर लिया गया और गिरफ्तार करके चंडीगढ़ जेल में भेज दिया गया, बुड़ैल जेल में भेज गया। जब मैं बुड़ैल जेल में पहुंचा तो वहां पहले से काफी पॉलिटिकल प्रिजनर्स थे, जिनमें पहले रहे सांसद भाऊ श्री चंद गोयल, श्री जितेंद्रवीर गुप्ता, भाऊ दिलीप चंद गुप्ता, पंडित राम स्वरूप शर्मा, प्रेम सागर जैन, सूरज भान जी, प्रेम नारद जी, जितेंद्र चोपड़ा जी, ये सारे लोग जेल में पहले से थे। चंडीगढ़ जेल में सभी पॉलिटिकल प्रिजनर्स को एक ही बैरक में रखते थे। जिन लोगों को गिरफ्तार करते थे उनको 3 कानून के अंतर्गत करते थे, या तो मीजा लगाते थे, या फिर DIR लगाते थे, या 751 लगाते थे। और इनकी किसी की जमानत ना हो, इसलिए सरकार ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया कि 751 में भी आपकी जमानत नहीं होगी। जो लोग कानून जानते हैं उनको पता है कि सबसे असल सरल बेल लेनी 751 में होती है। इन्होंने तब वो भी नोटिफिकेशन कर दिया कि इसमें भी बेल नहीं होगी। जुलाई में आपको अरेस्ट कर लिया गया, जून में आप थोड़ा अंडरग्राउंड रहे, बसते रहे, जुलाई में आपको अरेस्ट किया, गिरफ्तार हो गया। मेरे पे DIR में केस चला। DIR में आपको बकायदा चार्जशीट फाइल करनी पड़ती है। मेरे खिलाफ केस ये बनाया कि मैंने लॉ डिपार्टमेंट में स्टूडेंट्स की बहुत बड़ी रैली की
और रैली में भाषण दिया कि हम इंदिरा गांधी का तख्ता उल्टा देंगे। ना वहां कोई रैली हुई, ना कोई भाषण हुए। और उसका मुखबर कौन था? एक टाउट था, कोई खुड्डा लोहरे का एक टाउट था। उसके साइन कराए, बाद में वो मेरे को माफी मांगने आया। किसी मेरे को तो पता ही कुछ नहीं था, मेरे तो ठाणे वालों ने 11 वालों ने बुलाया और लिख के उन्होंने मेरे से साइन करवा लिए। तो जब वो केस चला, चार्जशीट पेश हुई, जज ने कहा भी इसमें क्या ऑफेंस है? अगर ये उसने कहा कि मैं तख्ता उल्टा देंगे हम इंदिरा गांधी का, तो इसमें कौन सा गुनाह है? अपोजिशन का काम होता है सरकार का तख्ता उल्टाना। उसने ये तो नहीं कहा कि मैं हिंसा करूंगा, उसने ये तो नहीं कहा कि मैं वायलेंस करूंगा, उसने ये तो नहीं कहा कि मैं उनको मारूंगा। सिर्फ इतना कहना कि सरकार का तख्ता पलट देंगे, ये डेमोक्रेटिक राइट है। तो नवंबर के पास आके मेरे को डिस्चार्ज किया, मैं आ गया। और वो दौर कैसा रहा जेल में? अंदर तो ठीक थे, अंदर तो हम लोग खुश थे, बीबी से न्यूज सुनते थे, गप्पे मारते थे, लेकिन पीछे बहुत बुरी हालत थी, घर वालों की बहुत बुरी हालत थी। मैं तो सबसे छोटा था, जिनके बच्चे थे, परिवार तबाह हो गया, दुकानें बर्बाद हो गई, सोर्स ऑफ इनकम समाप्त हो गया। घर में जो मिलने, एक सप्ताह में एक दिन वीरवार को सिर्फ 1 घंटा परिवार वालों से मुलाकात का मौका मिलता था। वो भी ड्यूटी में सबको इकट्ठा कर देते थे, जो मिलने आए थे उनको मिलते थे, और एक सीआईडी का आदमी एक परिवार के पास खड़ा होता था, ताकि कोई भी बात जो आप कर रहे हैं वो जाके सुन के वो बता सके आगे। टॉर्चर भी हुआ वहां पे? टॉर्चर दूसरी बार में हुआ। दूसरी बार फिर पार्टी ने कहा कि मुझे सत्याग्रह करना है, तो मैंने पंजाब यूनिवर्सिटी में 27 जनवरी को सत्याग्रह किया। 6 लोग थे हम, जनवरी के महीने में, दो एक महीने के बाद। तो उस समय फिर वो मुझे पकड़ के रात को, उस समय सेक्टर 30 में बड़ा ही बदनाम पुलिस स्टेशन होता था, CIA स्टाफ, तो पहले तो 11 में रखा, फिर रात को हमको चुपके से वहां ट्रांसफर किया, कोई 11 साढ़े 11 बजे, और वहां ले जाके फिर मेरे को उन्होंने बिजली के झटके दिए। ऐसे एक तार नंगी तांबे की यहाँ बांधी, एक यहाँ बांधी, और पीछे उस तार को एक आदमी पकड़ के प्लग में ऐसे ऐसे जब वो टच करती थी तो करंट आता था, लगता था जान निकल जाएगी बिल्कुल। एक पुलिस वाले ने ऐसे मेरे को बालों से पकड़ा, एक ने इधर मेरे को कंधे से पकड़ा, ताकि मैं इस बाजू से कहीं छड़ा ना लूं उसको आके, कि बताओ तुम्हारे यहाँ लीडर कौन कौन आते हैं, तुम्हारी अंडरग्राउंड मूवमेंट क्या चल रही है, जो आप लोग अंडरग्राउंड पोस्टर बांटते हो वो कहाँ प्रिंट होते हैं, उसके लिए पैसे कौन देता है, कौन कौन से आपके नेता चंडीगढ़ आते हैं, कहाँ कहाँ ठहरते हैं। तो एक बार तो लगता था जान निकल जाएगी बिल्कुल। तो फिर एक उसमें इंस्पेक्टर होते थे के शर्मा, उन्होंने कहा अपनी पंजाबी भाषा में बोले, वो कहते साड़ो शर्म करो कोई, ये मुंडा मर जाएगा कल नूं, कहना इंक्वायरियां तुसी भुगतदे फिरोगे। दूसरा कहता पोलीटिकल लोग ने, कल नूं वही किते ना किते MLA मिनिस्टर बने होएगा, कहना फिर की करोगे, बस करो, कहना हो गया, हम छड्डो जान दो। तो उसके कहने पे उन्होंने फिर वो बंद किया, और रात को फिर हमको 11 में ही वापस ले आए, और अगले दिन पेश किया। फिर हम जेल में रहे, कोई उसके बाद कोई 5-6 महीने फिर रहा मैं जेल में। हाँ, जो टॉर्चर किया गया, इतना दबाव था कि जो यंग लीडर हैं, स्टूडेंट लीडर हैं, उनसे पूछो कि मूवमेंट के बारे में पूछो, और तशद्दुद दी गई। उनका मकसद ये था इंदिरा गांधी का कि अब जब मैंने इमरजेंसी लगाई दी है, तो जितने मेरे विरोधी हैं, चाहे कांग्रेस के अंदर है चाहे कांग्रेस के बाहर है, सबको मतलब कुचल दो, क्रश कर दो, ताकि किसी की हिम्मत ना हो मेरे खिलाफ बोलने की, किसी की हिम्मत ना हो मेरे खिलाफ खड़े होने की। और एक बार तो सचमुच में लगने लगा था, बिल्कुल खामोशी हो गई थी। जेल में रिश्तेदार भी आने से डरते थे, दोस्त मित्र भी आने से डरते थे। हमको जेल में पेश करने लाते थे तो 14 दिन का रिमांड होता था, तो हमको सबको एक गाड़ी में ले आते थे। तो हमारे साथ प्रेम सागर जैन जी होते थे, वो बड़े मजाकिया स्वभाव के थे, गाना अच्छा गाते थे। तो उन्होंने अगले किसी को इशारा कर दिया कि आते हो ना एक डमरू ले आना, वो ऐसे वो जो बजाने वाला होता है ना डफली, तो ले आना। वो ले आया, वो चुपके से उसने पकड़ा दी। तो 17 पुलिस स्टेशन में कैदियों को सुबह लाते थे, बिठा देते थे, पेशी के बाद शाम को लेके जाते थे। तो उन्होंने डफली बजानी शुरू कर दी, गाना इंदिरा और वो पर के फलाना। वहां जी मेला लग गया, लोग इकट्ठे हो गए, तो 500 लोग जनसभा में नहीं होते। एक बार हुआ, 2 बार हुआ, CID की खबरें गई, उन्होंने कहा ये तो पंगा पड़ गया। हमने तो इसलिए अंदर भेजा था कि ये बाहर को ही सुनाई ना पड़े, ये तो नाटक करने लगे। वहां लोग जो सुनना चाहते थे वो उस दिन पेशी पता करते थे, कब है पेशी, वो सब देखते थे, जाके सुनते थे। तो फिर इन्होंने क्या किया कि ऐसा करो, नोटिफिकेशन इशू कर दो, पॉलिटिकल प्रिजनर को 17 सेक्टर पुलिस जज के सामने नहीं लाया जाएगा, जज साहब ही जेल में जाएंगे उनको रिमांड देने। तो फिर वो जज साहब को ही जेल में भेजते थे। तो हाँ, पेशी बंद कर दी लाने, वहीं जाते थे, वो कोर्ट वहीं होल्ड करते थे जज। लेकिन कुछ उस समय जज अच्छे भी थे। मेरे को याद है जस्टिस जज नहीं CJM थे मिस्टर हंसराज नागरा। जब मेरे को रात को टॉर्चर किया तो नेक्स्ट डे उन्होंने मेरे को उनके यहाँ पेश किया रिमांड के लिए। और मिस्टर बोरा होते थे APP, उन्होंने कहा कि सर वी वांट पुलिस रिमांड है ना, उसने फाइल दो। कहा मिस्टर बोरा
सतपाल जैन इज द सेम फेलो हु इज द स्टूडेंट लीडर ऑफ पंजाब यूनिवर्सिटी। उन्होंने कहा यस, उन्हें फाइल मारी, कहना व्हाट पुलिस रिमांड, दीज आर पॉलिटिकल प्रिजनर्स, कहना व्हाट पुलिस रिमांड यू, नो 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 जुडिशियल रिमांड। और मुझे लग रहा था कि अगर पुलिस रिमांड मिल गया होता तो शायद बचना मुश्किल हो जाता, क्योंकि पुलिस को टॉर्चर बहुत थी। जैन साहब, इस उस आपातकाल का जो दौर झेला आपने, उसके बाद पॉलिटिकल सिनेरियो भारत का बदला, चेंज हुई सरकार, गुस्सा भी था, और उसके बाद सत्यपाल जाने एक लीडर के तौर पर भी उभर के सामने। देखिए, मैं उस जब गया तो उससे पहले मैं स्टूडेंट काउंसिल का जनरल सेक्रेटरी रहा, पंजाब गवर्नमेंट कॉलेज चंडीगढ़ की सेंट्रल एसोसिएशन का मेंबर रहा, क्रिश्चियन हाई स्कूल खरड़ का स्कूल का प्रेसिडेंट इलेक्ट हुआ था मैं, 6ठी से लेकर 10वीं तक के बच्चे चुनाव करते थे। उसके बाद एक पॉलिटिकल स्टेचर में गेन होता है, क्योंकि इतनी कम उम्र में इतनी बड़ी तशद्दुद झेलना वो हुआ। फिर इमरजेंसी के दौरान ही 1976 में पंजाब यूनिवर्सिटी सेनेट के चुनाव हुए थे ग्रेजुएट कॉन्स्टिट्यूंसी से, और उस चुनाव में मैं पार्टी ने टिकट दिया, मैं जीता, 76 में जीता, 80 में जीता, 84 में जीता, 88 में जीता। फिर 91 में पार्टी ने मुझे लोकसभा का टिकट दिया, 91 में हारा, लेकिन 96 और 98 में जीता। एक उससे आपको आत्मविश्वास मिलता है, एक आदमी को स्ट्रगल करने की, सूरा सो पहचानिए जो लड़े दीन के हेत, पुरजा पुरजा कट मरे कबू ना छाड़े खेत, तो वो एक स्पिरिट मिलती है आपके अंदर संघर्ष करने की, और उसने बहुत मेरे को पे किया। जेल में हम लोग रहे, बहुशीर चंद गोयल, जितेंद्र वीर गुप्ता, उस समय तो हमारे साथ जेल में थे। जब सरकार आई, जेल में इमरजेंसी हटी, तो वो हाईकोर्ट के जज बने, पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के, और उसके कुछ देर के बाद वो चीफ जस्टिस बने हाईकोर्ट में। सतपाल गुप्ता हमारे साथ होते थे, वो आईएएस बने। मैं जेल से निकल के 2 बार एमपी बना, सेनेट का मेंबर बना। तो लोग इस बात की, इस मुल्क में आप अन्याय के खिलाफ संघर्ष करते हो तो लोग उसका रिगार्ड तो करते हैं। तो आम लोग किस तरह से देखते थे जब आप लोग बाहर रहे, या आम लोगों का सपोर्ट था कि सिर्फ वो आवाज नहीं उठा सकते थे क्योंकि ये 21 महीने इमरजेंसी रही है, 21 महीने का टेन्योर इस इमरजेंसी का रहा है, तो उस दौरान लोगों का क्या था जब आप लोग बाहर भी आए, या अंदर से आपको पता चलता था कि आपके जानने वाले, आपके पहचानने वाले? देखिए, लोग मन से तो दुखी थे, अंदर से सब दुखी थे, लेकिन खौफ था, डर था। इसलिए जब हमको पेश करने लाते थे तो लोग मिलने से डरते थे, दूर से खड़े रहते थे, घर में आने से डरते थे, रिश्तेदार नजदीक आने से डरते थे। वो तो डर, पब्लिकली डर था, अंदर से सहानुभूति पूरी थी। इसलिए मार्च 1977 में जब चुनावों की घोषणा हुई, लोकसभा के चुनाव की, ओहो, जब हम जहां भी जाते थे सब भारी तादाद में लोग आते थे। फिर खुल के आए लोग, इंदिरा गांधी को भी हराया, संजय गांधी को भी हराया, बंसीलाल को भी हराया। और इमरजेंसी के दौरान उस समय ज्ञानी जैल सिंह पंजाब के मुख्यमंत्री थे, उन्होंने इमरजेंसी में उतने अत्याचार पंजाब में नहीं किए जितने बाकी जगह हुए, किए तो पंजाब में भी। और अकाली दल ने सबसे ज्यादा विरोध पंजाब में किया, अकाली दल ने मोर्चा लगाया उसके खिलाफ, और निरंतर अकालियों के वर्कर 25, 30, 20, 50 जितने भी होते थे, वो कहीं ना कहीं अमृतसर में या कहीं और जहां वो डिसाइड करते थे, इमरजेंसी के खिलाफ सत्याग्रह करते थे, नारे लगाते थे, और उनको पकड़ में जेल में ले जाते थे। अंत तक उनका आंदोलन चलता रहा। बादल साहब अंदर थे, टोडा साहब अंदर थे, और मुझे याद है जब इमरजेंसी, जब लोकसभा के चुनावों की घोषणा हुई और लीडरों को छोड़ना शुरू किया, तो बादल साहब को भी जेल से रिहा किया गया। वो सेक्टर 9 की अपनी कोठी में आए हुए थे, तो मैं भी और बाकी लोग भी, हम लोग मिलने गए उनसे, तब हम भी बाहर आ चुके थे। तो उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, सेहत ठीक नहीं थी, लेकिन डॉक्टरों ने कहा जी कि आप आराम करिए, आपका वो है। तो फोन पे फोन आ रहे वहां से, मुक्तसर से, फरीदकोट से, बादल से। तो बादल साहब मेरे को सामने, वो डॉक्टर बैठे हुए थे कि जी आप डॉक्टर बादल साहब, आपकी तबीयत ठीक नहीं है, सेहत का ध्यान रखो आप। ये क्या है, वो कहते जी मेरे को तो फोन पे फोन आ रहे हैं कि आप ना जाओ, लोग तो सारी रात से आके सड़कों पे बैठे हैं कि बादल साहब आ रहे हैं। बोला हमारे गांव में गड़ियां गुड़ियां कोई नहीं देखता, वहां तो मैसेज चला गया बादल साहब आ रहे हैं। तो बोला सारा इलाका इंतजार कर रहा है कि कब बादल साहब आए, हम तो वहीं बैठे हैं, लंगर वहीं खा रहे हैं, वहीं बैठे हैं। इसलिए भाई कहता 2 साल कम जी लेंगे, कोई बात नहीं है, मैं तो अपने लोगों में जाऊंगा। और मुझे याद है जब वो गए, डॉक्टर बलदेव प्रकाश, शेखदत्त शर्मा, गुरचरण सिंह टोडा, सब पंजाब जनता टूट के पड़ रही थी, टूट के पड़ रही थी, टूट के पड़ रही थी। इतना प्यार इतना लोगों का था, और ये लोगों की रेजिस्टेंस थी जिसने इंदिरा गांधी की इमरजेंसी फेल की। अगर लोग इतना विरोध ना दिखाते, लोगों की इतनी रिजेंटमेंट ना गई होती, तो इमरजेंसी नहीं जाती थी, तानाशाही हिंदुस्तान में आती। जैसा वो दौर जब आपको टॉर्चर किया, परिवार में 23 साल की उम्र क्या होती है, बहुत कम उम्र थी, आप बेशक स्टूडेंट लीडर थे, लेकिन परिवार होता है कि उनका बेटा टॉर्चर सह रहा है, तो वो भावुक क्षण याद आ रहे होंगे, परिवार में आपको कोई मिला होगा? हाँ, मेरे पिताजी मेरे को जेल में मिलने आते थे,
माता जी को तो अलाउ नहीं करते थे वो जेल में आना, भाई आते थे मिलने मेरे। और मुझे याद है कि कुछ लोगों ने घर जाके मेरे कहा, मेरी माता जी तो बहुत परेशान थी, माता को होती है कि मेरे बेटे को पकड़ा है। जब मेरे को बिजली के झटके दिए तो मैंने सबसे कहा था कि और किसी को बता देना, मेरी माता को ना बताना, क्योंकि माता को सुना तो वो बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। तो मेरे पिता को कुछ लोगों ने जाकर कहा कि ऐसे करो जी, देखो शमशेर सिंह जोश होते थे कम्युनिस्ट पार्टी के एमएलए खरड़ से, कम्युनिस्ट पार्टी कांग्रेस के साथ थी, कि उन्होंने भी कहा, बाकी लोगों ने कहा कि देखो अपने बच्चे को समझाओ, सारा कैरियर उसके सामने पड़ा है, अभी एमए की है उसने, सारी जिंदगी सामने पड़ी है, उसको कहो माफी मांग के आ जाए, छोड़ो, यहाँ तो डिक्टेटरशिप आ रही है इस मुल्क में, कम्युनिस्ट पार्टी का राज आ रहा है, रशिया का राज आ रहा है, कुछ नहीं बनेगा, बर्बाद हो जाएगा बच्चा। तो मेरे पिताजी ने बड़ा फर्म स्टैंड लिया। उन्होंने कहा देखो पहली बात तो है कि मैं ही बिल्कुल कहने वाला नहीं हूं कि मेरे बच्चे को कि तुम माफी मांग के आना। दूसरा, मैं अपने बच्चे को जानता हूं, मैंने यार किसी ने कह भी दिया तो वो मर जाएगा पर माफी मांग के नहीं आएगा, सवाल ही नहीं पता होता उसका आने का। और कहता अगर मेरे बच्चे को देश पे होता तो हो जाएगा, पर मैं माफी मांग के आया ये कलंक मैं नहीं बर्दाश्त करना चाहता। पूरा परिवार मेरे साथ खड़ा हुआ, लेकिन परिवार इस बात पे परेशान था कि भाई कभी, क्योंकि हम पॉलिटिकल फैमिली के नहीं थे, छोटा सा कस्बा खरड़ में मैं रहता था, लोगों को भी नहीं पता था पॉलिटिक्स क्या होती है, ये जेल क्या होती है, कईयों को तो लगता था पता नहीं क्या हो गया, क्यों जेल में डाल दिया, फिर समझाना पड़ता था। माता जी मेरी धर्म कर्म करती थी, उनको जब पता लगा बेटा जेल में तो ज्यादा माला करती थी, ज्यादा धर्म का काम समाज करना, ये करना वो करना, पर परिवार ने पूरा साथ दिया, पूरा, जो होगा देखा जाएगा, माफी नहीं मांगनी, जो होगा देखा जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया जैन साहब, आपने यादें साझा की। थैंक यू, बहुत धन्यवाद। तो ये थे सत्यपाल जैन जो इमरजेंसी का दौर झेला और 2 बार जेल गए, स्टूडेंट लीडर उस समय थे, और जो यातनाएं झेली और वो दौर देखा तो वो साझा किया। और क्योंकि वो दौर इसलिए भी जरूरी है कि लोगों को जो इतिहास है वो जरूर देखना चाहिए, पढ़ना चाहिए।